जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। और पिछली क्लास में हमने आप लोगों को फिजिक्स बताए थे और उसी कड़ी को आज आगे की ओर बढ़ाते हुए आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। और आपके सामने उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे पहले हम आप लोगों से कुछ और बातें करना चाहेंगे। यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके आप पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। हमने हर चीज़ को बारीकी ढंग से समझाने की कोशिश की है। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। और क्लास की जो भी नोट्स है PDF के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। वहाँ से आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं, हर चीज़ को नोट्स तैयार कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, इसमें क्या कहता है कि एक मछली नदी में तैर रही है। कोई मछली है वो नदी में तैर रही है और वह किनारे पर खड़ा एक आदमी को देखती है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, BPSC लेवल का क्वेश्चन। देखिए ऊपर में भी लिखा हुआ है ना, ग्रुप डी टू BPSC लेवल। आपकी क्लास जो दिया जाता है यहाँ पे, ये लोअर क्लास से अर्थात 0 लेवल टू हाई लेवल का क्लास हम जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और आपको देते भी हैं। और केवल क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उसका विश्लेषण के साथ आपको समझाने की कोशिश करते फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लेने की भी कोशिश कीजिए प्लीज़। आगे देखिए, तो कोई मछली है नदी में तैर रही है और किनारे पे खड़ा कोई आदमी है और उस आदमी को मछली देख रहा है। तो आंसर कहता है कि क्या होगा, आदमी कुछ बड़ा दिखेगा, आदमी कुछ छोटा दिखेगा, जितना बड़ा है उतना ही रहेगा, या कोई नहीं एक से अधिक से। यही नेचर जो है सो BPSC लेवल को यहाँ पर दिखाता है। BPSC लेवल में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, 5वां E नंबर ऑप्शन में कहेगा कोई सही नहीं या फिर एक से अधिक सही, इस प्रकार से मिलता है। तो उसी प्रकार से हमने जो है सो देने के प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ पे 4 में जो है सो सिमट लिए हैं। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को तब तक अगर किन्हीं भाइयों को, किन्हीं साथियों को इसका जवाब मालूम है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। अगर नहीं मालूम है तो हम इसके वीडियो के अंत में इस प्रश्न पर डिस्कशन करके हम इसका आंसर इसी वीडियो में दे देने वाले हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये बाद में बताएंगे। इससे पहले हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं, तो उसको समझिए, फिर इस क्वेश्चन पर हम लोग आएँगे, ज़रूर आएँगे। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा और हम पहले दूसरी बातों को देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको क्या सिखाए थे? हमने आपको यही सिखाया था, न्यूटन ने प्रकाश को एक कण कहे थे। न्यूटन ने क्या कहे थे? कण कहे थे। और उन्होंने कण सिद्धांत दिया था। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था और डी ब्रोगली ने द्वैत प्रकृति दिया गया था। और आज के समय में द्वैत प्रकृति के अनुसार ही जो है सो प्रकाश के बारे में माना जाता है। मतलब प्रकाश कण भी है प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। और इस प्रकृति को देने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? ये डी ब्रोगली साहब थे। अब उसके बाद आज की क्लास में हमने आपको पिछले बार बताए थे, पिछले ही क्लास में बता दिए थे कि हम इसमें जो है सो अगर अपवर्तन पढ़े थे तो उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन है ना। अब यहाँ पे आप समझिए अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश तो बता दिए थे कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं तो हम किसी वस्तु को देखने में हमारी आंख असक्षम होता है, किसी वस्तु को नहीं देख पाती है। ये बात आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था, यहाँ पे भी रिवीजन के तौर पे बता दिया गया। मुख्य रूप से हमें यहाँ पे क्या समझना है? अपवर्तन के बारे में समझना है। और अपवर्तन समझ गए तो यहीं पे आपका जो क्वेश्चन आया था कि क्या जवाब हमने दिए थे कि पहला हमने बोले थे कि तारा टिमटिमाता है। तारा टिमटिमाता है। आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ग्रुप डी लेवल का पूछा जाएगा कि तारा क्यों टिमटिमाता है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा। क्या ऑप्शन दिया जाएगा? 4 ऑप्शन, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा अपवर्तन के कारण। तो आप यहाँ से पढ़ पा रहे हैं कि प्रकाश क्या है, ये तारा क्यों टिमटिमा रहा है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। उसके बाद इसी में जो है सो दूसरा क्वेश्चन और भी आपको अगर पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाएगा? हवा ना रहने से। क्या पूछेगा? दिन में यदि हवा ना रहने से,
हवा ना रहने से क्या होगा, तो आप बताएंगे अगर दिन में हवा नहीं रहती है तो दिन की अवधि क्या होता है, घट जाती है। क्या होती है, दिन की अवधि घट जाती है, और दिन की अवधि जैसे घट गया तो वैसे ही रात की अवधि बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हवा ना रहे, यदि हवा ना हो तो दिन की अवधि कम और रात की अवधि बढ़ जाती है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर हवा नहीं रहती है तो यहाँ पे क्या होता है कि दिन की अवधि घट जाती है और रात की अवधि बढ़ जाती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे डायरेक्ट वन लाइन में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि अगर हवा ना रहे, दिन में हवा ना रहे तो दिन की अवधि होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे, दिन की अवधि घट जाएगी। इसके ठीक विपरीत पूछा जाएगा रात की अवधि क्या होता है, तो रात ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद इसी में जो है सो आपको एक तीसरा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि बाल्टी में अगर पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, बाल्टी में यदि पानी भरा हुआ है तो उस बाल्टी की जो सतह है वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत देता है। तो बर्तन की सतह हम क्या कह सकते हैं, बर्तन की सतह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना है ना। तो ये मुख्य रूप से हम अपवर्तन से संबंधित 3 उदाहरण दिए हैं। अगर तीनों को आप वन लाइनर के रूप में रट जाते हैं तो छोटे एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और यदि आप बीपीएससी लेवल तक की इसको स्टडी करना चाहते हैं तो अब हम इसको इन तीनों उदाहरणों को विश्लेषण से एकदम क्लियर करके हर चीज़ों को स्पष्ट करके बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये कैसे होता है। जरा सुनिएगा। सबसे पहला क्या है, तारा का टिमटिमाना, यानी आसमान में जो हम लोग तारा देखते हैं वो टिमटिमाता है। क्यों टिमटिमाता है, तो इसका जवाब हमने दे दिया कि अपवर्तन के कारण, लेकिन इसको थोड़ा विश्लेषण करके भी तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि बीपीएससी लेवल में हर चीज़ को आप एक्सप्लेन करके समझ के अगर जाते हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। समझ के नहीं जाते हैं तो रटंत विद्या इस घटंत विद्या, रटा हुआ विद्या क्या होता है कि एक न एक दिन आप भूल जाइएगा, एग्जाम हॉल जाते जाते जो है सो कहीं ना कहीं दिमाग भटक जाएगा, तो फिर ये बात याद नहीं आएगा तो फिर आपको जो है माथा को ऐसे ठोक करके वापस आना पड़ जाएगा। तो आपको माथा को ठोकना न पड़े, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें मान लिए कि ये क्या है, अंतरिक्ष है, ये पूरा का पूरा क्या है, अंतरिक्ष है, पूरा भाग क्या है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष तो आप लोग समझ रहे होंगे, आसमान के ऊपर जितने भी जो है सो तारा दिखाई दे रहा है, चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, जो भी है वो सब का सब इसमें शामिल है। और ये क्या है, तो अपना एक प्यारा सा नीला ग्रह पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी, ये जिस पर हम लोग रहते हैं। अब यहाँ पर एक बौआ है खड़ा, यहाँ पे इस पृथ्वी पर क्या है, तो खड़ा है। यह जो है ये अपनी आँखों से क्या कर रहा है, तो आसमान को देख रहा है, आसमान में तारा को देख रहा है। अब तारा को देख रहा है तो तारा क्या है, इसको झिल्लिर मिर मतलब टिमटिमाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब प्रश्न तो उठता है कि आखिर वो तारा टिमटिमाता हुआ क्यों नज़र आ रहा है, तो इसका जवाब यही है, अपवर्तन के कारण। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश की किरण ऊपर से नीचे की ओर आता है तो इन दोनों के बीच, आसमान, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच बहुत सारे लेयर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, लेयर बना हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे ना, क्षोभ मंडल बना हुआ है, समताप मंडल बना हुआ, और भी जो है सो विभिन्न प्रकार का जो है मंडल बना हुआ है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आते आते प्रकाश की किरण जो है, अगर वो अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब ये समझ लेना है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश चलती है तो अगर वो अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है तो उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस नियम के आधार से मान लेते हैं कि कोई तारा है, या क्या है, ये कोई तारा है। तो इस तारा से जो है ऐसे करके किरण आया, यहाँ टकरा गया, तो यहाँ टकराने के बाद इसका मार्ग में परिवर्तन हुआ, इधर आ गया, फिर मार्ग में परिवर्तन हुआ, इधर आ गया, फिर मार्ग परिवर्तन हुआ, तो बौआ के आँख तक पहुँच गया। तो आपने क्या देखे कि इन बौए के आँख तक इस तारा को दिखाई देने से पहले बीच में ये जलेबिया मोड़ की तरह बहुत बार इधर उधर टक्कर मार के तब आया है। टक्कर मारने से स्पष्ट होता है कि ये बहुत सारे माध्यमों को
टच करके क्रॉस करके उसके बाद हमारी आंखों तक आता है। तो इसमें क्या होता है कि ये अपने मुख्य पथ से विचलित होते हुए आता है, और जब जो मार्ग या जो प्रकाश की किरण अपने मुख्य पथ से विचलित हो करके तब कहीं जाता है तो उसको हम अपवर्तन की घटना कहते हैं। कौन सी घटना कहते हैं? अपवर्तन की घटना। और अपवर्तन की घटना के कारण ही इस बउए को ये तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अपवर्तन देखिए कैसे काम करता है उसके बारे में पहले थोड़ा सा बता देते हैं, और उसके बाद जो है सो इसको और भी देखेंगे। अपवर्तन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई बर्तन है, ये क्या है? कोई बर्तन है ना। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और ये जो है ऊपर का वातावरण खुला, उसको मान लेते हैं वो हवा है। अब इस दोनों में आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। दो शब्द आपके सामने आ रहा है, एक शब्द का नाम है सघन और दूसरे शब्द का नाम है विरल। तो आपको समझना है कि सघन क्या होता है, विरल क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है, सघन। सघन मतलब घनी आबादी। घनी आबादी, आबादी कहने का मतलब ये नहीं केवल मानव में ही आबादी, मतलब अगर हवा में भी कहीं पे एकदम जो है सो एकदम क्या कह सकते हैं, मौसम ठंडा है तो वहाँ पे जो है सो हवा का जो दबाव होता है वो घना टाइप का हो जाता है, तो वो हम उसको भी घना कह सकते हैं। या फिर इन दोनों के बीच तुलना किया जाएगा, पानी और हवा के बीच, तो सबसे ज़्यादा घना कौन हो जाता है? पानी हो जाता है। तो पानी को हम सघन कह सकते हैं, और इसकी तुलना में हवा क्या हो जाएगा? तो विरल हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन एक और उदाहरण लेकर के अगर देखा जाए कि एक ये फिर से जो है सो कोई बर्तन बना दिए, और यह जो है सो कांच है, यह क्या है? कांच है, और ये क्या है? पानी है। अब इसी क्वेश्चन को जब फिर से अगर दोनों में जो है सो तुलना किया जाता है तो पानी की तुलना में कांच जो है सो ज़्यादा सघन है। पानी की तुलना में कांच क्या है? तो ज़्यादा सघन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कांच आपका सघन कहलाएगा और पानी आपको क्या कहलाएगा? ये विरल कहलाएगा। जबकि यहाँ पे देखे थे, इन दोनों के बीच तुलना किए थे तो पानी आपका सघन हो गया था और हवा विरल हो गया था। तो पानी सघन भी हो सकता है और पानी विरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि तुलना कंपेयर हम किसके साथ कर रहे हैं, जिसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग वो सघन और विरल डिपेंड करता है। अब दूसरी बात, मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण जो है सो यही कोई सूर्य भगवान है, इस सूर्य भगवान से जो है सो प्रकाश की किरणें आ रही हैं और इस सतह से टकराया। टकराने के बाद जो है सो इसके बीच में जो है सो एक मान लेते हैं लम्ब डाल दिए हैं, इसको ये क्या डाल दिए हैं? इसका लम्ब डाल दिए हैं। तो यहाँ से जो है सो इसका मार्ग जो था वो सीधा जाने का था। मार्ग कैसा था? ये सीधा गुजरता। लेकिन हमने पहले ही बताया था कि अपवर्तन की घटना को समझने के लिए माध्यमों पर डिपेंड करता है। अगर हवा से पानी में जाएगा अर्थात विरल माध्यम से, इस हवा को क्या कहेंगे हम लोग? विरल माध्यम, विरल। और इसको क्या कहेंगे? सघन, सघन। ये विरल माध्यम है और ये क्या है? तो सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो यह अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाता है। मुख्य पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है और अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किस ओर मुड़ जाता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। देखिए ये जो लाइन खींचे है ना सीधा यहाँ से यहाँ तक का ये लाइन, यही लाइन क्या कहलाएगा? इसका ये अभिलंब कहलाएगा। ये लाइन क्या कहलाएगा? इसका अभिलंब। और यह जो किरण ऐसे डॉटेड लाइन में सीधे जो जा रहा था वो सीधे ना जाकर के किस ओर झुक गया है? तो ये अभिलंब जो ऐसे सीधा गया उस ओर जो है सो झुक गया है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? अब इसको समझते हैं। हर चीज़ को लॉजिक से आप समझिएगा तब जा कर के आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हमने पहले ही बता दिया, बार बार एक ही शब्द पे जोर दे रहे हैं कि हमारी क्लास जो है बीपीएससी लेवल तक के हम सोच ले करके चल रहे हैं और समझाने की आपकी कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बातों को समझने की भी आप लोग कोशिश कीजिएगा। अब क्या होता है कि ये इधर क्यों हो गया? एक अपने जो जीवन में घटित होने वाली घटना है वो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग साइकिल चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं। तो साइकिल चला रहे होते हैं तो पिचिंग जो रोड होती है उस सतह पर जो है सो उसकी जो माध्यम होता है वो हर हमेशा एक जैसा होता है। तो जब एक जैसा होता है तो साइकिल का जो टायर होती है, पहिए जो होती है, उसको चलने में कोई रुकावटें नहीं होता है। मतलब एक ही माध्यम है। जैसे ये हवा है, हवा में प्रकाश से चलता तो झुकने की क्या जरूरत रहता? तो एकदम तो खुला शॉर्ट की तरह जिधर जा रहा है उधर जाते रह जाता है। खुला शॉर्ट है, इसको बोलने वाला कौन होता है? लेकिन इसकी रुकावट तो तब आ गया ना कि जब ये हवा से पानी में घुस रहा है,
ठीक उसी प्रकार से जब सड़क पर से अब कोई बालू का ढेरी है, साइकिल के टायर क्या है, सड़क पर से चलते चलते बालू के ढेरी में चल गया, तो बालू के ढेरी में जाने से पहले उसको देखिएगा कि जितना स्पीड से वो जा रहा है, क्या बालू के ढेरी में घुस जाने के बाद भी उसका स्पीड वही रह गया या फिर कुछ कम गया। उसके बाद उसकी हेल्डिंग जो है, हेल्डिंग स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग सीधा स्ट्रेट में जा रही है या फिर डगमगा गया। तो ये क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे उसका हेल्डिंग भी डगमगा जाता है और क्या होता है तो उसकी गति भी कम हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जब भी आप देखिएगा विरल से सघन में जाएगा तो उसका गति भी कम होगा और उसकी दिशा भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से विरल मतलब एकदम मतलब खाली खाली सुना सुना सा, वीरान वीरान सा लगना। तो जहाँ पे वीरान वीरान सा आप बाइक के कोई चला रहा है, रास्ता फाका है तो फाका एकदम हुर्र, जिसको जितना स्पीड से मन होता है उतना स्पीड से भागते रहता है। जो रेसलर कहते हैं, सॉरी, बाइकर जो होता है ना, जो रेसिंग करता है, वो सब क्या करता है 100, 120, 130 इस प्रकार से और भी ज़्यादा तक जो है स्पीड चला जाता है। जब खाली रहता था वही जो घनी आबादी जहाँ रहता है तो वहाँ पे क्या था, उसका चाल ऑटोमेटिक घट जाता है। ठीक वही गुण यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अगर विरल है तो एकदम आज़ाद छुट्टा शॉर्ट होकर के चलो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर सघन माध्यम आ गया, पानी आ गया, तो वहाँ पे आपकी गति धीरे धीरे कम जाए। अब देखिए एक और उदाहरण, मान लेते हैं कि हम दौड़ता हुआ जो है सो स्थल खंडों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन यही जिस स्पीड से हम दौड़ के स्थल खंडों पे दौड़ रहे हैं, क्या इसी स्पीड से नदी में जब हम उतरेंगे, तालाब में जब उतरेंगे दौड़ते हुए, तो हमारी पाँव का जो कदम बढ़ने का जो डेग है, क्या वही डेग रहेगा या फिर कुछ घट जाएगा? तो आप ज़रूर इस बात को एहसास करेंगे कि जब तक आप स्थल खंड पर दौड़ते रहे तब तक आपका डेग एकदम दौड़ते रहा, कुदकते रहा, लंबा छलांग मारते रहे। लेकिन जैसे ये पानी में गए वैसे ही आपका डेग ऐसे करके उछल रहे हैं, खींच रहे हैं, आपका डेग खिंचा नहीं रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब तक आप एक माध्यम में चल रहे थे तब तक आपका पाँव ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे ही माध्यम बदल गया वैसे आपका जो है सो डेग भी धीरे धीरे घटता गया। ठीक इसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आप विरल से सघन में जाने वाली घटनाओं को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसी घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन करते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर ये समझना है कि अगर प्रकाश की किरण पानी से चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, पानी से चल ही रहा है और कांच में प्रवेश कर रहा है, तो फिर इसमें भी जैसे आ रही है किरण, मान लेते ये सूरज है और यहाँ से अगर प्रवेश कर रहा है तो माध्यम चेंज कर रहा है, तो यहाँ से एक अभिलंब डाल दीजिए। इसको क्या डाल देना है, इसमें एक अभिलंब डाल दिए। अभिलंब डालने के बाद इस प्रकाश की किरण का जो मार्ग होगा वो तो सीधा होगा, वो कैसा होगा, सीधा होगा। लेकिन फिर से हम वही वहाँ पर उदाहरण देख पा रहे हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये प्रकाश की किरण प्रवेश कर रहा है, अर्थात पानी से कांच में प्रवेश कर रहा है। कहाँ प्रवेश कर रहा है, पानी से कांच में प्रवेश कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या उलट गया है कि पानी जो है सो आपका क्या है, पानी जो है सो यहाँ पर क्या हो जाए, पानी और कांच के बीच तुलना अगर करते हैं तो ये भी विरल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो फिर से दोनों गुण सेम मिल रहा है। एक काम करते हैं, पानी को हम नीचे कर लेते हैं, पानी को क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, और कांच को क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर वैसा ही बता देता तो वो सेम गुण को फॉलो कर जाता तो फिर मज़ा नहीं था। एक दूसरा गुण है उसको भी तो सिखाना है, एक ही क्वेश्चन पर कितना बार लटके रहे हैं। आगे देखिए, ये कांच है, कांच और पानी के बीच अगर तुलना किया जाएगा तो आपका घनापन ज़्यादा कौन घना, एकदम ठसम ठस कौन रहेगा, शीशा। कांच मतलब शीशा, शीशा जो एकदम ज़्यादा घना रहता है, ठसम ठस, उससे हाथ नहीं निकल सकता है। पानी में अगर हाथ घुसाइए देते हैं तो देखते हैं कि निकल जाएगा, हाथ इस पार से उस पार हो जाएगा। लेकिन ये कांच जो है सो कांच से ऐसे अगर भोगते रहेंगे, रुकावट आ गया, कहाँ भागेगा, तब जोर से मारेंगे तब न टूटेगा, ताकत लगाना पड़ेगा। तो उतना नहीं करना है, नहीं तो हाथ में चोट लग जाएगा, हाथ अगर घायल हो जाएगा तो फिर आपको भी कोई देखेगा, आपका दोस्त लोग देखेगा तो कहेगा बस उसी के याद में जो है सो हाथ में जो है सो कोई कहेगा कि ब्लेड मार लिया है, कोई कहेगा कि उसके गुस्से में जो है सो ठोके होंगे तो हाथ फोड़ फाड़ लिए हैं। तो बस गलत सोच लेते हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब कांच से जा रहा था, ये क्या है, ये है सघन माध्यम। कौन से माध्यम है, सघन। और ये कौन सा है माध्यम, विरल। ये विरल माध्यम होगा। तो जब देखिए प्रकाश की किरण यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो वो अपनी मुख्य पथ से विचलित होने के साथ साथ अभिलंब से दूर भाग जाता है। अभिलंब से किधर भाग जाता है, दूर भाग जाता है। तो दूर भाग जाता है तो इसका जो किरण है वो इधर अब भागेगा, किधर भागेगा, उधर भागेगा। ये तो अभिलंब है और ये भी इसका मुख्य मार्ग था, तो मुख्य मार्ग से या तो अभिलंब की ओर जाएगा या फिर दूसरी ओर जाएगा। तो यहाँ तो देखे थे कि अभिलंब की ओर मुड़ रहा था तो इधर बना दिए, इसमें अभिलंब से दूर भाग रहा है तो मतलब मुख्य अक्ष से या मुख्य किरण से भी दूर ही रहेगा, तो इसको हमने इधर दर्शा दिया। अब आप लोगों का एक और क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसा हुआ, जरा इसको भी तो समझा दीजिए। आपने इसको बहुत अच्छे से समझा दिए और आप लोगों को समझ भी आया होगा, है ना। तो आपकी उम्मीद तो और इच्छाएं जग रही होगी कि सर इसको भी ज़रा अच्छे से समझा दीजिए, ये कैसे घटना घटित हुआ। तो चलिए इसका भी इलाज हमारे पास है, हम आप लोगों को समझाते हैं। सुनिए
क्या होता है कि सघन माध्यम, यहाँ कांच क्या है, सघन माध्यम। फिर इसका उल्टा अपोजिट उदाहरण ले लेते हैं। क्या उदाहरण ले लेते हैं, अगर बाइक ही चला रहे हैं, साइकिल ही चला रहे हैं, तो मान लेते हैं कुछ दूर जो है सो बालू टाइप का सड़क है और उस सड़क पर जो है सो आप चल रहे हैं, तो आप देखिए कि आपकी गति जो है सो ऑटोमेटिक स्लो है। ऑटोमेटिक क्या है, स्लो है। और फिर कोई NH पे चढ़ जाइए, पिचिंग रोड पे चढ़ जाइए, तो आपकी साइकिल हो या फिर मोटरसाइकिल हो, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ उसमें रुकावटें नहीं होती है। जितनी रुकावटें कच्ची सड़क में होती है उतनी रुकावटें पक्की रोड में नहीं होती है, जिसके कारण आप कच्ची से पक्की पे जैसे ही चढ़ते हैं, मतलब आप एक माध्यम को छोड़ के दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर क्या है कि वो आपको अच्छा मार्ग, विरल माध्यम मिल गया है, तो विरल माध्यम में आप छुट्टा सांड की तरह घूमिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसलिए आपका स्पीड बढ़ जाता है। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण आप ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप जो है सो पानी में तैर के या फिर दौड़ के बाहर स्थल खंड की ओर निकल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, पानी से दौड़ के स्थल खंड की ओर निकल रहे हैं। तो आप जैसे हाथ इसका पाँव जो बढ़ा रहे हैं तेज़ी से, तो आप देखेंगे कि जब अधिक पानी में रहेंगे तो आपकी डेग जो है सो ज़्यादा नहीं उठता है, क्योंकि पानी रोक देता है, आपकी डेगों को ज़्यादा बढ़ने के लिए नहीं देता है, मतलब वो सघन माध्यम है। लेकिन जैसे जैसे पानी से हम बाहर निकलने की कगार पे आते हैं, स्थल खंडों की ओर आते हैं, तो आपकी पाँव की जो डेग है धीरे धीरे लंबा होते जाता है। क्या होते जाता है, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। और स्थल खंड आते आते आप लगता है कि हाँ, हमारे पाँव में जो जाता बंधा हुआ था पानी के अंदर रह करके, वो अब जाता खुल चुका है, यानी पाँव की जो बेरिया है वो खुल चुका है, और आप जो है सो अब दौड़ने के लिए भी सक्षम हो चुके हैं। और उसके बाद डेग जब बढ़ाते थे, हम तेज़ी से बड़ा डेग बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो हमारी डेग जो है सो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो ये इसीलिए जो अभिलंब की ओर नहीं बल्कि अभिलंब से दूर, देख रहे हैं कितना एंगल बना करके बाहर भाग रहा है, बाहर भाग रहा है ना। तो बस यही आपका जो है सो अपवर्तन की घटना था, इस बातों को समझना था। उम्मीद करते हैं कि आपको अपवर्तन की घटना जो है यहाँ से बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और परिभाषा के लिए भी हमने आपको बता दिए थे कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आगे देखिए, एक तो तारा तो बता दिए, अब दिन की अवधि के लिए देखिए, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, सूर्य भगवान अगर यहाँ से उग रहे हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ उग रहे हैं, यहाँ डूब रहे हैं, तो अगर हवा नहीं रहता है तो ये हमें कुछ बाद में दिखाई देता है, उगने से पहले, ये डूबने के बाद तक भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं कि दिन की अवधि घट जाती है और रात की अवधि बढ़ जाती है। ये बहुत ही आसान था, इसको आपने ऐसे भी समझ लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बर्तन की सतह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है, बर्तन की सतह थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन शानदार है, इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों के साथ, दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बर्तन की सतह थोड़ा सा अपने सतह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। कैसे होता है जरा देखिएगा। मान लेते हैं, और यह उदाहरण जो है आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। अगर आप अपने घर में नहीं देख पा रहे हैं तो आप किसी मेले में जब गए होंगे तो वहाँ पे कुछ लड़का लोग क्या होता है कि बाल्टी में पानी भर लेता है, उसमें एक गिलास जो है सो रख देता है। गिलास रख देने के बाद आपसे कहा जाएगा, जब उसको जाइएगा देखने के लिए तो आपको कहेगा एक का दो, मतलब जितना डालिए उसका डबल करके आपको पैसा दिया जाएगा अगर आप जीत जाते हैं तो क्या होता है कि गिलास कहता है कि गिलास में अगर आप इतना दूर से सिक्का को गिराइए, अगर आपके गिलास में पैसा गिर गया तो फिर 1 का 2 मिलेगा, अगर 5 गिराए तो 5 का 10 मिलेगा, 10 गिराए तो 10 का 20 मिलेगा। लेकिन अगर वो सिक्का गिलास में ना गिर के बाल्टी में कहीं उसकी सतह पे गिर गया तो पैसा आपका पानी में गया तो पानी में रह गया, वापस आपको नहीं मिलने वाला है। मतलब वो बच्चा जीत जाएगा, वो व्यक्ति जीत जाएगा जो आपसे खिलवा रहा था ये खेल, वो जीत जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, होता क्या है कि मान लेते हैं ये कोई बाल्टीन है, ये क्या है, कोई बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें क्या है, यहाँ तक मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये पानी भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। समझिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि बीपीएससी लेवल तक के हमने बातें किए हैं। तो बीपीएससी लेवल में क्या है, कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक जो है सो आप अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, है ना, और क्वेश्चन भी हल नहीं कर पाएंगे। अगर ऑनलाइनर रहता, ग्रुप डी का रहता, या फिर जो है सो बिहार पुलिस का वगैरह वगैरह और भी जो जितने भी एग्जाम है उन सारे एग्जामों को रहता, तो फिर इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। एक के बारे में आपको रटा ही दिया ना कि तारा टिमटिमाता है, पूछेंगे कि किसके कारण तारा टिमटिमाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। दिन की अवधि घट जाती है, रात की अवधि बढ़ जाती है, किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। बर्तन की सतह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों ऐसा होता है, तो आप बता सकते थे अपवर्तन के, बस हो गया।
एक मिनट के काम तो 1 मिनट में बता करके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन नहीं, हम इस चीज़ों को विश्लेषण के साथ बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? बस यही कारण है कि हमारी लेवल जो है सो थोड़ा ऊपर की ओर सोच रहे हैं, ताकि आप लोगों को जो है सो अच्छी जॉब मिल सके, इसलिए। अब देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं ये बाल्टीन है, इस बाल्टीन में पानी भरा हुआ, ये सतह यहाँ तक है, और यहाँ पर जो है सो बुतरुक क्या कर दिया है, चुपके से गिलास को लगा दिया गया है। यहाँ पे क्या कर दिया है, गिलास को लगा दिया गया है। और उसके बाद जो है सो आपसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि इसमें जो है सो आप एक सिक्का गिराइए। क्या गिराइए? सिक्का गिराइए। सिक्का गिराने के बाद अगर ये पैसा आपको जो है सो कहाँ गिर जाए, गिलास में गिर जाए तो डबल, नहीं इधर उधर कहीं इधर गिर जाए, इधर गिर जाए, इधर गिर जाए, कहीं भी गिर जाए तो वो पैसा आपका नहीं होगा, फिर वो मेरा हो जाएगा। ऐसा करता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस गिलास को पैसा मतलब हम कहाँ पे गिराए जो हमारा पैसा एक का डबल हो सके। ज़रा सुनिएगा इसको। ऊपर से सिक्का को नीचे डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है? ऊपर से नीचे की ओर सिक्का को डाला जाता है। तो मान लेते हैं कि ये ऐसे करके सिक्का आया। क्या है? कैसे आया? ऐसे करके आया। तो ऐसे करके जब आया तो इसका जो है सो यहाँ से एक लंब हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? एक लंब खींचा। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया ना कि कोई किरण आ रहा है, ऐसे एक लंब अभी लंब खींच दीजिए और उसके बाद उसको दिशा को दर्शाइए कि ये अभी लंब की ओर मुड़ेगा कि अभी लंब से दूर की ओर भाग जाएगा। थोड़ा सा पानी पी लेते, थोड़ा सा प्यास लग गया है, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए अब देखिएगा इसमें होता क्या है कि इसमें पानी है, ऊपर क्या हवा है। तो ये ऊपर आपका हवा हो गया, मतलब ये विरल माध्यम है। कौन सी माध्यम है? विरल माध्यम। नीचे पानी है, मतलब ये क्या है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम। कौन सी माध्यम है? ये आपका सघन माध्यम हो गया। तो आप खुद ही देख पा रहे हैं ये क्या है, ये क्या दिख रहा है? तो ये हवा जो है सो विरल माध्यम है, और ये क्या है? तो सघन माध्यम। तो ये इस प्रकार से इसका मुख पथ रहेगा। ये क्या रहेगा? ऐसे करके मुख पथ रहेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तो जब आगे की ओर बढ़ेगा और इसके थोड़ा सा विचलित हो जाएगा तो ये कहीं इस प्रकार से जैसे झुक जाएगा हल्का सा, क्योंकि हवा से जब सघन में जाता है तो ये क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है तो ये जो है सो मुख पथ इसका इस प्रकार से जाता है, लेकिन हल्का सा मुड़ जाने के कारण ये ऐसे हो जाएगा, और ये गिलास की सतह जो है उस व्यक्ति को यहाँ पे आकर के कहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे आकर दिखा देगा तो वो बचवा क्या करेगा? जो खेलने के लिए आया है वो इसके सिद्ध में ना गिरा करके वो कहाँ गिराएगा? यहाँ गिराएगा। सिक्का कहाँ गिराएगा? यहाँ गिराएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग तो है नहीं कि ये अपवर्तन के कारण इसके सतह उठा हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण गिलास जो है सो अपनी वास्तविक स्थिति पर ना दिखा करके कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इतनी बातें उसको समझ में तो आता नहीं है, और जहाँ पे उसको गिलास दिखता है वहीं पर क्या करता है? सिक्का को डालता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक सिक्का हमारे पास भी है, इसको डाल के देखते हैं। पानी तो है नहीं, पे डालें कैसे? देखिए एक 2 रुपये का सिक्का है, इसको क्या करते हैं कि इस प्रकार के सिद्ध में जो है ऐसे करके गिराते हैं। तो नज़र तो आता है कि गिलास यहाँ पर है, लेकिन वास्तविक स्थिति में गिलास यहाँ नहीं होता, ये थोड़ा सा पीछे होता है, और हम गिरा देते हैं, यहीं पे गिरा देते हैं। तो क्या होता है कि बाल्टी में पैसा गिर जाता है, गिलास तो इधर रहता है, पैसा गिर जाता है बाल्टी में। बस माथा पर हाथ रख के ठोकने लग जाते हैं कि ओह थोड़ा सा और इधर गिराते तो मेरा एक का डबल हो जाता, लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आप तो देख पा रहे हैं बर्तन के कारण सतह उठ गया है। तो आपको साथ इस घटना को जो है सो बुरा प्रभाव ना पड़े, या फिर जब भी आप ऐसे खेल खेलें तो उस वक्त आपको कुछ अच्छा परिणाम हो, इसके लिए सीख लीजिएगा। लाइट भी कट चुकी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगली क्लास में जो है सो हम आपके इसके आगे की बातें बताने वाले हैं। आगे की बातें कौन सी बताएंगे तो ज़रा सुन लीजिएगा। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन से? प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, इसके बारे में भी बताने वाले, और भी विवर्तन के बारे में बताने वाले हैं, व्यतिकरण के बारे में बताने वाले, ध्रुवन के बारे में बताने वाले। जितने भी हमने उदाहरण जो कण सिद्धांत के आधार पे, तरंग सिद्धांत के आधार पे पहली क्लास में हमने आपको बताए थे, उन सारी चीज़ों को इसी प्रकार से डिटेल में हर चीज़ को आपको बारीकी ढंग से समझाया जाएगा। लेवल आपको याद रखना है, कौन सी लेवल चल रहा है? बीपीएससी लेवल चल रहा है। तो बीपीएससी लेवल में आपको हर चीज़ को एकदम डिटेल में समझना है। अब इसी में देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है तो हीरा क्या आता है? चमकता है। हीरा क्या है? चमकता है।
ये हीरा चमकता है। आपसे पूछा जाएगा हीरा क्यों चमकता है, तो प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। अब इसमें होता क्या है कि जैसे देख लिए, एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समझा रहे हैं, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे और फिर अगली क्लास में देखें। एक मान लेते हैं ये कोई बर्तन है, प्रकाश की किरण इस प्रकार से इसमें प्रवेश किया, क्या यहाँ पे प्रवेश किया, प्रवेश करने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो हल्का सा ये अपने मार्ग को बदल लिया, मार्ग को क्या कर लिया, बदल लिया। फिर यहाँ से यहाँ हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ हो जाता है और फिर यहाँ से यहाँ बाहर निकल जाता है। एक और प्रकाश की किरण कुछ इसी प्रकार से आएगा, अंदर प्रवेश किया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ निकल गया। मतलब इतना ना ये निकलता नहीं है, इसी के अंदर जैसे गूंजता रह जाता है। मतलब ये इस अंदर में इतना ना टक्करें मारता है कि टक्कर मारने के कारण जो है सो हीरा अंदर ही अंदर चमकता हुआ प्रतीत होता है। कैसा होता है हीरा, चमकदार दिखने लग जाता है। मतलब कोई प्रकाश की किरण हीरा के अंदर अगर प्रवेश किया तो उसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है कि अंदर में जाने के बाद ये इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, उधर टकराया, चारों तरफ टकराते 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 अंदर में जो है सूर्य प्रकाश की किरण गूंजते रह जाता है, जिसके कारण हमको हीरा क्या होता है, चमकदार नज़र आता है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, एक ही क्लास में हर चीज़ को कवर तो नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अपलोड करने में दिक्कत भी हो जाती है लास्ट में, इसलिए आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। और हाँ, आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आप सभी को इस क्लास का जो है सो लाभ दिला सके और सब जो है सो शिक्षा का हकदार बन सके। शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट में हम दे रहे हैं, तो आप लोग ले लीजिए। अच्छा, इसका पीडीएफ के रूप में अगर आपको चाहिए चीज़ तो पीडीएफ के रूप में भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है सो इसका पीडीएफ दिया जाता है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है सो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से बनाइए। आगे की क्लास करना नहीं भूलिएगा, आगे इससे और भी बेहतरीन ढंग की चीज़ों को समझाने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।